हेलो बच्चों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। जी हाँ, अभी तक आपको हमारे इस चैनल पे इंग्लिश सब्जेक्ट मिल रहा होगा, लेकिन आज हमारा ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर के बारे में रहेगा। अब बच्चों, मेरे पास आज 2024 का मैथ्स का मॉडल पेपर है और उसी को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अब जो नया पैटर्न आया है उसमें 20 क्वेश्चंस MCQs होते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, और उनके आंसर्स आपको OMR पर फिल करने होते हैं। तो आप एक बार अवश्य कोशिश कीजिएगा कि एक OMR खरीद लीजिएगा, OMR को फिल करने का तरीका सीख लीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि OMR में अगर आपकी गलती हो गई तो फिर आपका वो पूरा क्वेश्चन खत्म माना जाएगा। तो मैं आपको एक OMR के ऊपर भी एक वीडियो आपको अवश्य दे दूंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन आज हम मैथ्स 2024 के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस देखेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं करने होते हैं, बल्कि आपको केवल अपने किसी रफ वर्क में सॉल्व करके OMR को फिल करना होता है। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। और हाँ, आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश दिखाया जाएगा, आप क्वेश्चन वहां पढ़िएगा, वीडियो को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए पॉज कर लीजिएगा। उस क्वेश्चन को आप एक बार स्वयं लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लगा ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा, आपकी तैयारी है। नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पेपर में सबसे पहले हमें मिलेगा खंड आ। सबसे पहले हमें अपने मैथ्स के पेपर में खंड आ मिलेगा और यही खंड आ है जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस MCQ के मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप भी अपने स्क्रीन पर पढ़िएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 30 है, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। अर्थात दिया है दो संख्याओं में LCM जो दिया गया है इनका बेटा वो 60 दिया गया है और इनका जो HCF दिया गया है वो दिया गया है आपका 3, और उसमें से एक संख्या इन्होंने दे रखा है 12, तो कह रहे हैं दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, इन्होंने यही पूछा। आपके मैथ्स के चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। आप जानते हैं, आपने अवश्य एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। जी हां, यदि दो संख्याएं A तथा B में, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि A इंटू B इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF ऑफ A, B। अर्थात उन्हीं संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और उनके HCF के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो दो संख्याएं, एक संख्या उसमें से बेटा हमारा 12 है और एक संख्या हमें निकालना है जिसको हम B ही माने रखते हैं। LCM उनका दिया गया है बेटा 60 और इनका HCF दिया गया है
3, तो हमने क्या किया, यहां पर b इज इक्वल्स टू ये 60 इंटू 3 हूबहू जैसे था ऐसे लिख दिया, और इधर 12 गुणे के साथ था, इसको जब हम इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 12। और अगर आप फिर 12 से ध्यान दें तो 12 एकम 12 और 12 पच्चे 60, अर्थात 12 से 5 बार 60 पूरा पूरा विभाजित हो गया। ओके, ये है b। b इज इक्वल्स टू 5 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमें 15 मिल गया, अर्थात दूसरी संख्या हमें 15 मिल गई। और पहले क्वेश्चन का हमारा जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 20 दिया है, दूसरा ऑप्शन 15 दिया है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अवश्य रखिएगा। ये 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों में 3 चीजें देकर आपसे हर बार एक कोई ना कोई वैल्यू अवश्य पूछेगा। ओके, आइए अपने क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। आप क्वेश्चन सेकंड पे चलने से पहले आप उसको अवश्य एक बारी स्वयं से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड, क्या एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है? तो आइए, क्या एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो बेटा आप जानते होंगे, यदि हम एक परिमेय संख्या मान ले a/b और एक अपरिमेय संख्या मान ले जिसे हम नहीं लिख सकते हैं p/q के रूप में, अर्थात हमने √a मान लिया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वह भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √a का a में मल्टीप्लाई मिल जाएगा, a√a अपॉन में b, और जिसके गुणनफल में रूट आ जाए वो संख्या, अगर रूट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वह एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है। अर्थात यदि किसी परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या से करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वह एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है सदैव अपरिमेय संख्या, वो सही माना जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, करा रेखा युग्म x + 2y - 5 is equals to 0 and 4x + 8y - 20 is equals to 0 के हल होंगे। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे और क्वेश्चन में लिखा था कि इसके कितने हल होंगे। ऑप्शन पहला दिया है केवल एक अद्वितीय हल होगा जिसका हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और 2 हल होंगे, 2 सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। पहले तो ये जान ले, अर्थात दोनों जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे को कट करेंगे और जब कट करते हैं तो केवल एक सॉल्यूशन मिलता है, अर्थात एक हल मिलता है जिसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। दूसरी बात,
अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और ये आपस में c1 अपॉन c2 के भी बराबर हो तो ये रेखाएं आपस में समपाती रेखाएं कहलाती हैं। समपाती का मतलब कोलिनियर, एक दूसरे के ऊपर एक रेखाएं, उन्हीं को समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर हैं तो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे हल कर रहे हैं और जितने बिंदुओं पर टच करेंगे उनके उतने हल होंगे, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। ओके, इसके अनेक हल हो जाएंगे। तीसरा बात करते हैं, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। और अगर समांतर हैं तो क्या एक दूसरे को कभी स्पर्श कर पाएंगे? जी नहीं, तो जब स्पर्श नहीं कर पाएंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये बेटा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दिए गए जो भी समीकरण हैं इनकी तुलना करनी पड़ती है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे बेटा? ax प्लस by, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करने पर। अब समीकरण 1 की बात करेंगे तो वहां a1 कह देंगे, b1 कह देंगे और c1 कह देंगे। समीकरण 2 की बात करेंगे तो a2 कह देंगे, b2 कह देंगे और c2 कह देंगे। तो आइए a1 की बात यदि हम पूछें आपसे तो a1 की वैल्यू, यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 की वैल्यू 1 हो गई। b1 की वैल्यू यदि देखा जाए तो b1 की वैल्यू प्लस 2 है तो 2 लिख दिया। c1 की वैल्यू देखा जाए तो c1 की वैल्यू माइनस में 5 है तो हमने माइनस में 5 लिख दिया। a2 की वैल्यू देखा जाए तो a2 की वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 लिख दिया गया। b2 की वैल्यू देखा जाए तो b2 की वैल्यू प्लस 8 है तो 8 लिख दिया गया। और c2 की वैल्यू देखा जाए तो माइनस में 20 है तो 20 रख दिया गया। अब आइए देखते हैं इस पे कौन सा हमारे बात पे सेटिस्फाई हो रहा है। हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। आइए वैल्यू रखते हैं तो a1 की वैल्यू 1 है, रख दिया। a2 की वैल्यू 4 है, रख दिए। b1 की वैल्यू 2 है, रख दिए। b2 की वैल्यू 8 है, रख दिया। c1 की वैल्यू माइनस में 5 है, रख दिए। और c2 की वैल्यू माइनस में 20 है, रख दिए। आइए यदि हम इन्हें कट करें तो 1/4 को तो अब हम कट कर नहीं सकते हैं, तो ये तो हमारा बेटा 1/4 ही आ गया। ठीक है, 2/8 को कट करें तो 2 1 जा 2 और 2 से 8 को कट किया 4, अर्थात ये भी हमें 1/4 मिल गया है। ओके, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, अर्थात ये भी हमारा 1/4 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आपस में तीनों इक्वल है और तीनों इक्वल होने पर रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती, और जब समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कई बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही होंगी और कई बिंदुओं पर स्पर्श करने की वजह से इनके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन जो है, ऑप्शन दूसरा लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आपके पेपर में पड़ा रहेगा। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। अर्थात करा बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्लिक होना चाहिए कि हमें उन संख्याओं का HCF निकालना है। जब छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या पूछे तो हम LCM की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसका लीस्ट होता है और इसका हाईएस्ट होता है। ठीक, तो संख्याएं क्या क्या दी हैं? कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को विभाजित किया जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचते हैं। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शेषफल दिया है बेटा, उसको सबसे पहले उनमें से माइनस कर देते हैं। जो संख्याएं मिलेंगी उन्हीं का HCF निकाल दिया जाता है। तो 70 से कितना शेषफल बच रहा है? 5 बच रहा है, तो हम 5 को माइनस कर देंगे, हमें 65 मिलेगा। और 125 से बेटा हमें 8 शेषफल मिल रहा है, 8 को माइनस करेंगे तो हमें 117 मिलेगा। और अब हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेना है, अर्थात 65 एंड 117 का HCF मासा निकाल लेना है। आइए 65 से जब हम 117 में भाग देते हैं बेटा, तो एक बार जाएगा और ये 65 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार जा नहीं सकता है। 7 से 5 गया, 2 आ गया, 11 से 6 गया, 5 आ गया, 52 से फिर हम 65 में भाग लेंगे, ये भी एक बार ही जाएगा, तो ये मिल जाएगा 52। और 5 से 2 गया तो 3, 6 से 5 गया तो 1। फिर हम 13 से 52 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 13, 13 दूना 26, 33 39, 53 52, 4 बार हमारा पूरा जाकर ये वैल्यू क्या हो गया? कट गया। अर्थात हमें इन दोनों संख्याओं का जो HCF मिला है वो हमें कितना मिल गया बेटा? जिससे लास्ट बार डिवाइड होता है वही हमारा HCF होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहला एकदम से करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चंस को पॉज करके पहले अवश्य एक बार ट्राई किया कीजिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज क्या होते हैं बेटा? जिनमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ हो वही गुणज होते हैं। तो 3 का पहला गुणज तो खुद ही 3 है, 3 का दूसरा गुणज 6 है, 3 का तीसरा गुणज 9 है, चौथा गुणज अपना 12 है, और 5वां गुणज 15 है। ठीक, अब इन्हीं का योग पूछा है, तो आइए इनका योग इसमें क्या है? कुछ है? 3 6 9 9 18 18 12 30 30 15 45, इनका योग 45 आ गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर पहला एकदम से करेक्ट है बेटा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रथम गुणज पूछा था, प्रथम 5 गुणज, उनका योग 45 आ गया। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस पे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। कह रहा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x और +3 इज इक्वल्स टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस समीकरण के बारे में विचार करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है दिए गए समीकरण के विविक्त कर 0 से कम होंगे, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविक्त कर 0 है, और समीकरण का मूल वास्तविक है। और इसमें ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि A और B दोनों सही है, A और D दोनों सही है, C और D दोनों सही है, A और C दोनों सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका विविक्त कर निकालते हैं। तो विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है B² - 4AC।
यही इसका विविक्त कर का फॉर्मूला है। समीकरण की तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर इस समीकरण की तुलना कर रहे हैं तो हमें a की वैल्यू मिल रही है बेटा 2, b की वैल्यू हमारा मिल रहा है माइनस में 4 और c की वैल्यू हमारा मिल रहा है 3। तो आइए विविक्त कर निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो b की वैल्यू -4 है तो हमने -4 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, आइए माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस लगा दिए, 4 टू जा 8 यानी 4 गुना 8 और 8 त्रिक 24। तो जब 16 से हम 24 घटाएंगे बेटा, ये हमारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में कितना आ जाएगा, 16 4 20 और 4 24 अर्थात 8 आ जाएगा। तो ये जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू ये तो बेटा 0 से क्या है, छोटा है। d की वैल्यू -8 आ गया, तो d की वैल्यू 0 से छोटा है, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है दिए गए समीकरण के वियुक्त कर 0 से कम है, तो बेटा हमारा पहला ऑप्शन अर्थात a, ऐसे नहीं बोलेंगे, a ऑप्शन तो सही है। ठीक है, फिर कह रहा समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। अगर विविक्त कर का मान 0 से छोटा आता है तो जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला भी सही है, क्योंकि कहा है कोई मूल वास्तविक नहीं है, बात एकदम जायज है। कह रहा समीकरण के विविक्त कर 0 है, क्या समीकरण का विविक्त कर 0 आया है, नहीं, अर्थात हमारा जो सी है वो तो गलत है। चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अभी अभी मैंने क्या कहा, माइनस में वैल्यू आई है अर्थात मूल काल्पनिक होंगे, तो वास्तविक कहां होंगे, अर्थात चौथा भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ए और बी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट है। ठीक है, अब आइए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विविक्त कर पर एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 7 सॉरी कह रहा है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतना इतना और इतना है, इसका विकर्ण है। तो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा एक ऐसे आयत है, ठीक है, आयत है, क्या क्या है, ए है, ओ है, बी है, सी है। ठीक है, कह रहा इसके 3 शीर्ष, ए का निर्देशांक दिया है 0,3, कोई दिक्कत नहीं, ओ का निर्देशांक दिया है 0,3 और बी का निर्देशांक दिया है 5,0। तो क्या कह रहा है, इसके विकर्ण है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। आइए विकर्ण यदि हम देखें तो हम ए से बी को मिला दें, यही इस आयत का क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण का लंबाई अगर हमें निकालना है तो हमें अर्थात ए से लेकर बी के बीच की दूरी निकालना है, और हम निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं क्या है वो। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अब इसमें हम लगाएंगे, अर्थात हमें ए का निर्देशांक दिया है 0,3 और हमारा बी का निर्देशांक दिया है 5,0 और यही हमारा ए बी क्या है, ए बी विकर्ण है, ए बी विकर्ण है और इसी की हमें लंबाई निकालनी है, अर्थात ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात जिसे हम डिस्टेंस डी कहते हैं, सीधे लिख देते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की फॉर्मूला डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया उसमें x1 y1 देख लेते हैं। तो देखिए, तो हमारा x1 की जो वैल्यू है वो 0 है और y1 की जो वैल्यू है वो 3 है।
x2 की जो वैल्यू है वो अपना 5 है और जो y2 की वैल्यू है वो 0 है। आइए रखते हैं। b की जगह अब हम ab लिख सकते हैं क्योंकि ab हमारा विकर्ण है, तो रखते हैं वैल्यू। x2 की वैल्यू है बेटा अपना 5, तो 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 0 है, लिख दिए, माइनस y1 की वैल्यू 3 है, लिख दिया होल स्क्वायर लगाया। ओके, ये हो गया बेटा आपका ab बराबर अंडर रूट में 5 से 0 को माइनस किया तो 5 मिला और 5 का फिर स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल गया 25, प्लस 0 से 3 माइनस किया तो -3 और -3 का स्क्वायर जब हमने किया मिला तो हमें बेटा मिला 9, और इस हिसाब से हमारा AB की वैल्यू जो आ गया 25 और 9 को जब हमने ऐड किया तो हमें 34 मिल गया, अर्थात 34 मात्रक। अर्थात ये जो AB था यही हमारा इस आयत का विकर्ण था और उस विकर्ण की लंबाई रूट में 34 मात्रक आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को ट्राई अवश्य कीजिएगा मेरे लगाने से पहले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 हो, 0 का एक मूल कितना दिया है बेटा? 1/2 दिया गया है, का एक मूल 1/2 हो, तो कह रहा k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण में k आया है इसी का मान ज्ञात करना है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि समीकरण के जो मूल होते हैं वो और कुछ नहीं x की वो वैल्यू होती है जिसको यदि हम उस समीकरण में रखें तो समीकरण का मान 0 के बराबर आ जाता है। हम यही जानते हैं। तो एक मूल दिया है, अर्थात ये मूल है क्या? x की वो वैल्यू जिसको यदि हम इस समीकरण में रखें तो 0 के इक्वल आ जाएगा। आइए रखते हैं। मूल 1/2 दिया है तो x की वैल्यू है 1/2, इसका लगा दिया हमने होल स्क्वायर प्लस k, और x की जगह पे हमने 1/2 रख दिया, माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ठीक है, प्लस k का 1 में गुणा किया तो हमने k मिल गया, बाई 2 मिल गया और माइनस 5/4 मिल गया इज इक्वल्स टू 0। सबका एलसीएम यदि हम देखें तो हमारे सामने एलसीएम आ रहा है 4। ठीक, 4 से 4 में डिवाइड किया तो 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही मिल गया। 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 और 2 का k में मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 2k, और 4 से 4 में डिवाइड किया तो 1 और 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 4 का बेटा यदि हम इधर डिवाइड में है, इधर भेजें तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 बदल जाएगा। अर्थात इधर 2k हमने जो k की वैल्यू उसे पहले लिख दिया, और 1 और -5, 1 से -5 ऐड करेंगे दोनों को तो हमें मिल जाएगा -4, और उधर हमारा 4 का 0 में गुणा होकर 0 हो गया है। अब यदि इस 4 को हम उधर भेजें तो हमारा प्लस हो जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 2 मिल गया, अर्थात k की वैल्यू हमें 2 मिल गई, और k की वैल्यू 2 मिल गई तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन जो हो जाएगा, k की वैल्यू ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लेते हैं। थियरी है, कर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण बराबर हो, तो एकदम बात सही है। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, यह भी बात एकदम सही है। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और
उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ऑप्शन तीसरा दिया है उपरोक्त दोनों, तो दोनों तो सही है। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब थर्ड वाले को गोला कर देंगे।